नमस्कार। 21वीं सदी में भी कैंसर का नाम सुनकर इंसान जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देता है। कैंसर को आज भी लाइलाज बीमारी ही माना जाता है। इस बीच कैंसर की एक ऐसी दवा मिली है जिससे कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वैज्ञानिकों ने रेक्टल कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए ये दवा खोज निकाली है और इससे कैंसर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ये माना जा रहा है। शुरुआती टेस्ट में ये दवा 100% कारगर भी साबित हुई है, लेकिन फिलहाल इस पर और टेस्टिंग चल रही है। आइए इस दवा के बारे में जानते हैं डॉक्टर राम विश्वकर्मा जी से। आप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर विश्वकर्मा, स्वागत है आपका। नमस्कार। कैंसर की दवा मिल गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? हाउ ब्रेक थ्रू यू फील दिस न्यूज इज? This is a kind of a breakthrough in a new class of anti-cancer therapies which have been in use for almost last say 7-8 years globally, which are जो नॉर्मल दवाइयाँ यूज होती हैं उनसे बहुत अलग है। अच्छा। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं कैंसर की, उनको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं, या रेडियोथेरेपी होती है, या सर्जरी होती है। ये एक टोटली नया क्लास है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं ताकि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करे। तो ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक डायरेक्शन है कैंसर थेरेपी के लिए, जो करीब 10 साल पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, और जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था इस पे, इम्यूनोथेरेपी। अब है क्या, देखिए, अगर साधारण सा क्वेश्चन पूछें कि कैंसर सेल जो एक तरीके से हमारी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको हम इम्यून सिस्टम हमारा उनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाता है? तो ये नॉर्मली इम्यून सिस्टम का काम है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी बॉडी में अगर हो रही है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोविड में जैसे अभी हमने देखा, या पैरासाइट हो, या कैंसर हो, हमारी बॉडी तो जैसे ही रिकॉग्नाइज करती है उसको वैसे ही उसको डिस्ट्रॉय कर देती है इम्यून सेल के थ्रू जी। और कैंसर में क्या है कि कैंसर सेल में एक ऐसी चीज कर देता है कि इट बिकम इनविजिबल टू इम्यून सेल। जैसे आप समझ लीजिए कि आपने एक ऐसा मास्क पहन रखा है जिससे आप दिखाई नहीं दे रहे, तो आप एनिमी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इम्यून सिस्टम है, बी सेल्स हैं, टी सेल्स है, इनेट इम्यूनिटी सब कुछ है, लेकिन वो इस तरह का एक मैकेनिज्म कैंसर सेल कर देते हैं बॉडी को कि बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको देख नहीं पाता। तो हम लोग, अब उसकी डिस्कवरी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने, जैसे मैंने बोला, उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ चेक पॉइंट्स हैं, गेट कीपर प्रोटीन, और वो चेक पॉइंट जो है वो उसको कैंसर सेल उसको ओवर स्टिमुलेट करके अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। तो इम्यून सिस्टम देख लेता है बट उसको अटैक नहीं करता। वो समझता है कि मेरा अपना बॉडी है जी, मेरी जिसके अंदर ये डिजीज है, उसको लगता है कि मेरी अपनी बॉडी है, तो उसको अटैक नहीं करना। अब ये जो इम्यूनोथेरेपी है, इसमें हम लोग एंटीबॉडी यूज करते हैं और उस एंटीबॉडी से उन चेक पॉइंट को ब्लॉक करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉक करते हैं वैसे ही अब जो कैंसर सेल था वो इम्यून सिस्टम को दिखने लगता है, और जब वो दिखने लगता है तो फिर इम्यून सेल जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये कि टोटली रेडिकल कॉन्सेप्ट है कैंसर को ट्रीट करने का, जो नॉर्मल अभी तो हम 50-60 साल से कैंसर को ट्रीट कर रहे थे। अब इसमें एक बड़ी जो ये स्टडी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये उसी सिलसिले का ये 7वां या 8वां दवाई है, ये पहला नहीं है। इसके पहले हमारे पास, इनको हम बोलते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग्स। तो 7 या 8 चेक पॉइंट इनहिबिटर ड्रग अभी तक अप्रूव हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वर्ल्ड में, इंडिया में भी मिल रहे होंगे, लेकिन वो जितने थे उनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। 15%, 20% रिमीजन, 30% रिमीजन। तो उससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ कि आपने 2-3 महीने की लाइफ और मिल गई, उसके बाद फिर से वो कैंसर वापस आ जाता था। ये जो है, पहली बार इन्होंने दिखाया कि ऑलमोस्ट जितने
पेशेंट आए, 12 पेशेंट उस ट्रायल में थे, जो बड़ा यूनिक काइंड ऑफ कैंसर होता है, रेक्टल कैंसर, उसमें सारे के सारे पेशेंट ट्रीट हो गए 1 साल के अंदर, और उनका 1 साल के बाद जब फॉलो अप हुआ तो किसी में कैंसर वापस नहीं आया। तो इस नजरिए, ये जिसको कहते हैं ना कि अब ये अप्रोच है, इसका एक बड़ा पावरफुल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, कि पूरी दुनिया में उम्मीद अब जग गई है कि हम एक दिन आएगा जल्दी से जल्दी कि हम इस अप्रोच को, इम्यूनोथेरेप्यूटिक अप्रोच को यूज करके कैंसर्स को, सब तो नहीं बट कुछ कैंसर्स हैं जिनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप छोटा नहीं लगता सर? इतने कम लोगों पर जब हम कैंसर के इस तरह के टेस्ट करते हैं, इसको यूनिवर्सलाइज करना मुमकिन होता है? नॉर्मली कैंसर ट्रायल छोटे ही होते हैं, क्योंकि कैंसर जो है ना, अब ये पर्सनलाइज मेडिसिन के डोमेन में आ गया, तो नंबर ज्यादा होगा, उसमें से एक सेलेक्ट किए होंगे पेशेंट को जो मिसमैच पेयर है, ये जिसमें इसमें लिखा होगा टाइटल, अगर आप पेपर के देखें, मिसमैच पेयर्स हैं, मींस इनमें जो म्यूटेशंस थे वो स्पेशल काइंड ऑफ थे। तो ये बड़ा केयरफुली छोटी पॉपुलेशन को रख के करा है। अगर इसको 200 लोगों में कर देते या 1000 लोगों में कर देते, जिसमें कैंसर की हेट्रोजिनिटी रहती, तो रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अभी ये टारगेटेड है कि अगर पहले उन्होंने देख लिया कि भाई इस पेशेंट का जेनेटिक मिसमैच क्या है, तो अब सेग्रीगेट करके उन पेशेंट के लिए एंटीबॉडी तैयार करी जा सकती है, दूसरे पेशेंट के लिए दूसरी बॉडी तैयार करी जा सकती है। तो छोटे ट्रायल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही वर्ल्ड के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ है, न्यू इंग्लैंड, और उस जर्नल में पब्लिश होता है कि ट्रायल बहुत हाई क्वालिटी का ट्रायल है, और उसके रिजल्ट रोबस्ट हैं। जी, ये जो दवा है जो कि 100% क्योर कर रही है कैंसर को, क्या दवा है ये? इसके कंपोनेंट्स क्या है? कैसे बना गया है? मतलब कैसे बनी है ये दवा? कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में? अगर आप ये थोड़ा समझा पाए। मतलब ये दवाई जो है, ये जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं वैसी वाली नहीं है, ये एंटीबॉडी है, और एंटी मींस प्रोटीन है, तो इसको इंजेक्टेबल है। इसका आधा घंटे इन्फ्यूजन होगा, आधा घंटे 500 मिलीग्राम की एक डोज को आधा घंटे में, जैसे करते हैं कैंसर में, इन्फ्यूजन कर देंगे आपके ब्लड में, और उसके हर 3 हफ्ते में एक इन्फ्यूजन करेंगे 6 महीने तक। 20 दिन के बाद इसको करते रहेंगे। ये तो इसका डोजिंग है और ये इसका करेक्टर है। अच्छा, ये काम कैसे करती है? जैसे मैंने बोला कि टी सेल्स हैं बॉडी के जिनका काम है कैंसर को डिस्ट्रॉय करना, और कैंसर सेल्स हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो नॉर्मली होना ये चाहिए कि टी सेल, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, उनको कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। लेकिन कैंसर, जैसे मैंने बोला, कैंसर सेल एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन अपने ऊपर बनाता है, और टी सेल की प्रोटीन को अटैच करके ब्लॉक कर देता है। जैसे आपने ताला लगा दिया, घर में ताला लगा दिया, अब आप चले गए, तो कोई आदमी घुस नहीं सकता आपके घर में। अब ये जो प्रोटीन है, ये जाकर के उस ताले को खोल देती है। जैसे ही उस ताले को खोला, तो वैसे ही टी सेल उसको समझ जाती है कैंसर सेल है, उसको वो धीरे धीरे करके डिग्रेड करके उसको च्यू अप करके डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके। बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। आई वुड से कि साइंस का जैसे वंडर, अल्टीमेट फ्रंटियर्स ऑफ साइंस की साइंस कहाँ तक पहुंच गई है, इससे आपको अंदाजा लगेगा। जी, ये मेडिसिन हमारे पास पहले भी थी, या ये मेडिसिन ही नई बनी है और अभी ही आई है? ये मेडिसिन नई है, ये मेडिसिन नई है, नई एंटीबॉडी है, बट इसके पहले 7-8 और एंटीबॉडी थी, बट वो उसी क्लास की है। ये जो PD-1 एक चेक पॉइंट होता है, उसी के लिए है, बट नया मॉलिक्यूल है। मींस पहले वालों को इम्प्रूव करके एक नया मॉलिक्यूल बनाया है इन्होंने। जैसे ना, एक आप कहेंगे जैसे फीवर कम करने की कई दवाइयां होती हैं, राइट, अलग अलग होती हैं। इसी तरह से ये एक नेक्स्ट जनरेशन एंटीबॉडी है जो इन्होंने बनाई है, इस स्लोन केटरिंग मेमोरियल इंस्टीट्यूट और कंपनी जिसने बनाई है। वो एंटीबॉडी विल बी अवेलेबल नाउ। ये इसके बाद हो सकता है रेगुलेटरी अप्रूवल इसको मिलेगा, तो हो सकता है कि 6 महीने 1 साल के अंदर ये अवेलेबल हो जाए ग्लोबली।
तो ये कैंसर का ट्रीटमेंट जनरली जो हम सुनते हैं वो ये कि बहुत पेनफुल होता है, तो क्या ये वाला ट्रीटमेंट, इस तरह का फ्यूजन करना, ये भी पेनफुल होगा? और क्या इसके साथ भी कीमोथेरेपी या और जो बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं कैंसर के, वो भी कंटिन्यू किए जाएंगे? नहीं, देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट पेनफुल होता है पार्टली बिकॉज ऑफ जो कीमोथेरेपेटिक दवाइयां होती हैं वो बहुत बेसिकली दे आर पॉइजन्स, दे आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस। उसकी वजह से आप देखें बाल चले जाते हैं लोगों के, स्किन चली जाती है, तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं। वो साइड इफेक्ट इनमें नहीं है ये वाले ट्रीटमेंट में, नंबर वन। नंबर टू, ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो ट्रायल है इसमें तो इन्होंने बिना कीमोथेरेपी और बिना रेडियोथेरेपी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस ट्रायल के लिए, 100% इफेक्टिवनेस विदाउट कीमोथेरेपी विदाउट रेडियोथेरेपी। ये सेकंड इसका एडवांटेज है, इसलिए पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है ना। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए है। हो सकता है कि लंग कैंसर में ये काम करे, लेकिन फिर भी आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़े, रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़े और सर्जरी की जरूरत पड़े। लेकिन आपका अगर लाइफ स्पैन बढ़ता है, जहां 2 साल की लाइफ है अगर 6 साल की लाइफ हो जाती है, अच्छी क्वालिटी की लाइफ हो जाती है, तो ब्रेक थ्रू हुआ। कॉम्बिनेशन अभी भी चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से एक मिल जाएगी, बट इस रेक्टल कैंसर के केस में जो ट्रायल ये इन्होंने दिखाया है, इसमें इन्होंने दो ग्रुप थे, इन्होंने एक ग्रुप में यूज ही नहीं किया केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, उसके बाद भी इनको 100% इफेक्टिव मिला, इसलिए और सिग्निफिकेंस है। बट ये नहीं कह सकता मैं कि आगे ये सारे कैंसर में अप्लाई करेगा, वो सैकड़ों हाँ, तरीके वही, के कैंसर। बिल्कुल ये समझना जरूरी है कि क्या ये सिर्फ रेक्टल कैंसर के लिए है, या बाकी जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं उनमें भी ये दवा काम आ सकती है, उसके लिए फिर से कुछ ट्रायल्स होंगे, तो इट विल बी लाइक अ लेंथी प्रोसेस। हाँ, दूसरा देखिए ना कि एक तो 100% है, एक 10% है, उसके बीच में 40%, 50%, 60% भी तो है ना। हाँ, तो अगर हमारी दवाई 50% भी चलती है कैंसर में और 10 साल की लाइफ मिल जाती है किसी को, तो वो भी बहुत है। बिल्कुल। तो हमें, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपको बिल्कुल एक रामबाण मिल जाएगा, रामबाण कुछ नहीं होता बीमारी में। हमेशा एक बैलेंस होता है कि जहां पर ये हमको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाती है, लोगों को लाइफ मिल जाती है, और उसके बाद बॉडी अपने आप रिकवर करती है। एक बार आप कैंसर को कम कर दोगे तो आपकी बॉडी अपने आप से फाइट बैक करके आपको हेल्थ वापस देती है। दिस इज हाउ द बॉडीज आर डिजाइन। इस दवा के कंपोनेंट्स क्या हैं, हम समझ सकते हैं क्या चीजें हैं इस दवा में? इस दवा की प्रोटीन आपने एक बताया जी। एक ही कंपोनेंट है, वो प्रोटीन है, मोनोक्लोनल हम्म, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी थेरेपी आपने सुनी होगी, जैसे जी। कोविड में भी एंटीबॉडी थेरेपीज आएंगी। ये मेमेलियन फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं, ये केमिकली नहीं बनाई जाती है, बायोलॉजिकली बनाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी से बनती हैं ये, हम्म, और आसानी से बन जाती हैं। और उसके बाद इनको इनको आप 500, जैसे हमने बताया 500 मिलीग्राम है, तो एक ही मॉलिक्यूल है और कुछ नहीं है, एक ही है, उसी को देते हैं बस। हम्म। और ट्रीटमेंट है जी। इस पर जो टेस्टिंग चल रही है अभी, और टेस्टिंग चलेगी, कितना समय आप देखते हैं? और यूएस में क्योंकि ये सारी टेस्टिंग हुई है, तो इसको इंडिया में लाते हैं अगर, तो यहाँ पर भी दोबारा से वो सारे ट्रायल्स और टेस्टिंग होते हैं, या वहां अगर ये एक्टिव सक्सेस हो गई तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करना शुरू करते हैं? हाँ, देखिए, मेरा वैसे है कि जो बीमारियां बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं जैसे कैंसर है, उसमें हमारा रेगुलेटर दोबारा ट्रायल करने के लिए नहीं बोलता। अच्छा। अगर अच्छे रेगुलेटर ने अप्रूव किया है, जैसे यूएस ने, यूरोप ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, तो फिर हमारा रेगुलेटर इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की जान की वजह से, वो मेरा ये मानना है कि अगर ये वहां जल्दी से अप्रूव होती है तो उसके नेक्स्ट इमीडिएटली इंडिया में भी अप्रूव हो जाएगी और मिलने लगेगी। जी, कितना समय देखते हैं आप इसमें? अभी वहां पर देखिए, लेट्स बी रियलिस्टिक, ये उन्होंने फेज 2 का ट्रायल रिजल्ट है। ओके। तो मेरा सोचना ये है कि फेज 2 के बाद इसको रेगुलेटर अप्रूव कर देगा हम्म। अंडर स्ट्रिक्ट, जैसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन की सिचुएशन में, जैसे ना आपने कोविड में देखा होगा। और एक फेज 3 ट्रायल चलता रहेगा इसका, अच्छा। बड़ा ट्रायल। जब फेज 3 ट्रायल जब कंप्लीट होगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैंसर पेशेंट वहां पे एक अच्छी चीज क्या है अमेरिका के साथ, कि लोग क्लिनिकल ट्रायल में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ। इसीलिए दवाइयां कवर होती हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ लोग क्लिनिकल ट्रायल में शामिल ही नहीं होते, डरते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा। तो इस वजह से कैंसर का वहां पर ट्रायल बड़े जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आई वुड से कि 6 महीने से 9 महीने के बीच में ये अप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अच्छा। ब्रेक थ्रू ड्रग, तो रेगुलेटर हम्म। भी इसको आगे बढ़ाएंगे जल्दी से।
ओके, तो ये काफी कम समय आप बता रहे हैं कि विद इन एन ईयर दिस विल बी अप्रूव्ड और हमें मिलने लगेगा। कुछ और इस तरह के, क्योंकि आप तमाम मेडिसिन पे काम करते रहे हैं वर्षों, और आप ये ट्रायल्स और इस तरह की चीजें देखते हैं, कैंसर को लेकर के ओवरऑल सिनेरियो पर अगर मैं आखिर में बात करना चाहूँ, किस तरह की दवाइयां अवेलेबल हैं, किस तरह के कैंसर क्योरेबल है नहीं है, अभी क्या स्थिति क्या है हमारी? अभी देखिए, पिछले अगर आप कंपेयर करें 10 साल से 15 साल से, कैंसर अभी बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि सही समय पे डिटेक्ट हो जाए तो उनको हम्म। हम क्योर भी कर, जैसे बच्चों के कैंसर होते थे, ब्लड कैंसर, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई, अब नॉर्मल लाइफ ले सकते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जो अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, इनके अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, इनकी भी एंटीबॉडीज हैं, हर्सेप्टिन्स हैं और सारी एंटीबॉडीज आ गई। तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो अभी, प्रोवाइडेड दैट दे आर हम्म। डिटेक्टेड इन टाइम। कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको लास्ट मिनट में पता चलता है, हेल्दी हेल्दी पर्सन को लास्ट मिनट पता चलता है। इसीलिए डायग्नोसिस अगर जल्दी हो जाए तो बहुत सारे कैंसर हैं जो मैनेजेबल है। क्योरेबल तो मैं नहीं कहता, मैनेजेबल है। ये जो हुआ है ये काम, और ये पिछले 7-8 साल से जो हो रहा था इम्यूनोथेरेपी वाला, इससे एक हम्म। बहुत बड़ी उम्मीद है पूरे वर्ल्ड में कि एक टेलर है आपको बता रहा है कि जैसे कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अब हमें दिख रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस अप्रोच से हम बहुत सारे कैंसर्स को एक्चुअली हम ट्रीट कर पाएंगे। जी और जी। ट्रीट ऐसे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ही ट्रेन करेंगे, बजाय हम्म। कि हम बाहर से इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके हम इनको, जो मैकेनिज्म है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज नॉलेज। अभी जो नॉलेज हमारे हम्म। पास आई कि हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं कि कैंसर सेल को, इसको डिस्ट्रॉय करना है, जो उसका नेचुरल काम है। तो इसलिए हम्म। इसको मैं बड़ा सिग्निफिकेंट मानता हूँ, ये जो है कि इसने इसने बार को बहुत ऊंचा कर दिया। जो बिल्कुल। 15% एफिकेसी थी उसको 100% पे आना। तो एक, एज ए साइंटिस्ट आई फील वेरी वेरी एक्साइटेड कि हाँ, ये अब हो जाएगा, अब हो ये, जाएगा। जी जी। एक चीज और, अभी आपने डायग्नोसिस की बात की कि बहुत लेट डायग्नोस कर पाते हैं, कुछ तरीके अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सके कि कैंसर डायग्नोसिस, अलग अलग तरह के कैंसर हैं, कैसे पता चलता है, क्या करना चाहिए इसको समय से डायग्नोस कर पाए जिससे? हाँ, इसका क्या है ना, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत कम, हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब कोई ओवर्ट सिम्टम होता है। जी। हेल्दी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि हर साल या हर 6 महीने में एक जनरल आपका पूरा एक चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हम्म। कैंसर बहुत लंबे समय तक साइलेंट बने रहते हैं। तो अगर अच्छा फुल आपका एग्जामिनेशन हो जाए, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हम्म। ब्रेस्ट कैंसर, अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर से डेथ काफी कम हो गई है, आपने नोटिस किया होगा वर्ल्ड में। बिल्कुल। क्योंकि अब जो डायग्नोसिस है अर्ली हो जाता है, विमेन हैव बिकम मोर सेंसिटिव कि भाई जाकर के आप अपना टेस्ट कराइए। तो अगर सारे लोग एक एक डायग्नोसिस जिसको कहते हैं कि जनरल हेल्थ चेकअप, अगर आपका पीरियोडिकली, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि वो जल्दी पकड़ लेते हैं, उनका चेकअप होता रहता है, लोग साल में एक बार कराते रहते हैं। उस वजह से हम्म। अगर ये हो जाए, अभी एक और बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है हम्म। कि जो कैंसर्स हैं उनको हम अभी बायोप्सी से पता करते हैं या जीन सीक्वेंसेस से पता करते हैं। अब कुछ ब्लड में मार्कर्स लोगों ने डिस्कवर किए हैं। हो सकता है कि जो ब्लड की एनालिसिस, जैसे हम लोग ब्लड, नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री करते हैं, हो सकता है कि 1-2 साल में हमारे पास ऐसे कुछ मार्कर आ जाए ब्लड में, जिससे हमें पता चल जाए अर्ली डायग्नोसिस कि हाँ, ये इसका सिग्नल हमें दिख रहा है कि ये कैंसर में बदल सकता है। हम्म। ये इम्पोर्टेंट है। और एक और रीजन है कि हमारे यहाँ कैंसर के जो प्रीवेलेंस है, वो लाइफस्टाइल भी एक रीजन है कि जो जनरल, जो हम लोगों का जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम रहता है। ज्यादातर लोग सेडेंटरी लाइफ रहते हैं। तो अगर क्रॉनिक, अगर ये चलता रहता है ऐसा लाइफ, तो इसको कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। एक तो ओवर ईटिंग, दूसरा हम्म। आजकल हमारा जो फूड चेन है वो कंटेमिनेटेड हो गया है, इसके अंदर जी। केमिकल्स हैं। ये एक बड़ा कारण है कैंसर का। अभी एग्जैक्टली सेम बात जो आप कह रहे हैं, महिमा चौधरी का केस आया हमारे पास, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था, वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास, और वहां उन्हें डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप फलाने ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बार मिल लीजिए। वो मिली, उनका बायोप्सी हुआ, ऑल्दो शी ऑल्सो लॉस्ट हर हेयर्स एंड ऑल, बट उनका अभी अनाउंस किया उन्होंने कि उनका कैंसर पूरी तरह से क्योर हो गया है। तो शी इज सेफ नाउ ब्रेस्ट कैंसर से, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक चीज और समझना चाह रही हूँ कि इसकी कॉस्ट, क्या ये
जो भी ट्रीटमेंट्स कैंसर के आ रहे हैं जिसको लेकर हम इतने एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं, क्या ये एक नॉर्मल कॉमन पर्सन जो है, जो एवरेज अर्निंग पर्सन है, वो भी अफोर्डेबल है उसके लिए? बिकॉज हम सेलिब्रिटीज की बात करें उनके लिए अफोर्डेबल है, बट क्या हमारे लिए भी अफोर्डेबल होगा? शुरू में तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, तब ये महंगा होगा। ओके, अच्छा। बट जब हमारी कंपनी यहाँ बनाना शुरू कर देंगी हम्म। तब ये फिर अफोर्डेबल हो जाएगा। एक तो ये कारण है अफोर्डेबल हो जाएगा। दूसरा कारण है कि कैंसर में बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जो मैं पर्सनली जानता हूं कि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग सब्सिडाइज दवाइयां देते हैं कंपनी की तरफ से। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में भी, जैसे अमेरिका में है, बहुत सारे ये जितनी रिसर्च हो रही है, ये सब रिसर्च जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के फंड पे नहीं हो, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी फैमिली में कैंसर था, किसी की डेथ हो गई, वो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं कि अब जी किसी और जी फैमिली जी में जी। ना हो। ना वो हो। पैसा जो होता है उसकी वजह से ये रिसर्च हो पाती है, और उसी हम्म। वजह से मुझे लगता है कि सारा कॉम्बिनेशन ऑफ charity organization, government subsidy, and our companies producing it, I'm not really worried about the cost. हम्म। और अगर आप इसको कंपेयर करें नॉर्मल कीमोथेरेपी से, तो वो भी एक्सपेंसिव होती है। हाँ, ऐसा नहीं ठीक है कि बात है। बहुत सस्ता ना। तो अभी उसकी चिंता नहीं करिए, अभी इस करिए कि हमारे पास सॉल्यूशंस आने चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे, ताकि हम भी इस बीमारी से, जिसे हम अभी तक भी लाइलाज बीमारी ही कहते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है, इंसान यही सोचता है कि अब जिंदगी खत्म, जीवन खत्म, तो वो थॉट प्रोसेस से हम बाहर निकल सकें, और आप जैसे साइंटिस्ट की मदद से हम इसको क्योर कर सके प्रॉपरली। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।